नमस्कार। आज हम कुछ हालिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण देख रहे हैं। एक घटना हुई है 13-14 जून 2025 को, जब इराक के आसमान में ईरानी ड्रोन्स देखे गए। जी। ये सब ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसी का हिस्सा था। तो चलिए समझते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या पता चलता है, मतलब असल में हुआ क्या था, इराक पर इसका क्या असर है और ये पूरी रीजनल सिचुएशन में कैसे फिट होता है। बिल्कुल। जो मुख्य घटना सामने आई वो थी 100 से ज़्यादा ईरानी शहीद टाइप ड्रोन। ये वो ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर खुद तबाह हो जाते हैं। अच्छा। तो ये 100 से ज़्यादा ड्रोन इराक के ऊपर से गुजरे और ये सब जा रहे थे इजराइल की तरफ। इतनी बड़ी संख्या थी तो जाहिर है सबका ध्यान गया इस पर। तो ये 13-14 जून की रात को हुआ क्या था फिर? रिपोर्ट्स क्या बताती? क्या ये जवाबी हमला था ईरान का? हाँ, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि ईरान ने ये ड्रोन इजराइल पर किसी तरह की जवाबी कार्रवाई के तौर पर लॉन्च किए थे। और इसमें खास बात यह है कि इन ड्रोन्स ने इराकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया, खासकर दियाला प्रांत के ऊपर से, जो ईरान की सीमा के काफी पास है। अच्छा, दियाला प्रांत। जी। कुछ इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने भी, मतलब नाम न बताने की शर्त पर, इसकी पुष्टि की है। और कई स्थानीय लोगों ने भी कहा कि रात में उन्होंने विमानों और कुछ धमाकों जैसी आवाजें सुनी। लेकिन ये अच्छी बात रही कि इराक के अंदर इन ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं। हाँ, गनीमत यही रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स को इजराइल पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। मतलब इजरायली, जॉर्डेनी, सऊदी, यहां तक कि सीरियाई एयर डिफेंस ने उन्हें हवा में मार गिराया। लेकिन देखिए, यहां यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ड्रोन भेजने की बात नहीं थी। ये ईरान की एक बड़ी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा लग रहा था। अच्छा, मतलब सिर्फ इजराइल ही नहीं? शायद, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मध्य पूर्व में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर भी नजर रखी जा रही थी। और इराक के लिए तो ये सीधा सीधा उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन था, है ना? बिल्कुल। अपने एयर स्पेस पर कंट्रोल का सवाल। बिल्कुल। और चिंता भी बढ़ गई होगी कि कहीं इराक इस रीजनल लड़ाई में और न फंस जाए। जाहिर है। तो इराक ने इस पर रिएक्ट कैसे किया? उन्होंने क्या कदम उठाए? देखिए, इराक ने काफी नपातुला डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया। उन्होंने इस घुसपैठ की निंदा तो की, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन या वैसी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। ये उनकी एक तरह से पुरानी पॉलिसी से मेल खाता है। वो कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच के सीधे टकराव से बचा जाए, तटस्थ रहने की कोशिश। पर ये तटस्थता बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा इराक के लिए? बिल्कुल, ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, खासकर जब आपके दोनों तरफ इतने शक्तिशाली पड़ोसी हों जिनके बीच इतना तनाव हो। और जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है, ये पहली बार तो है नहीं कि इराक इस तरह की स्थिति में फंसा हो। जनवरी 2024 में इरबिल वाला हमला याद है, इराकी कुर्दिस्तान में? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत बहुत गंभीर घटना थी। ईरान ने तब दावा किया था कि उसने वहां मोसाद की कुछ कथित जासूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन उसमें तो आम नागरिक मारे गए थे ना? जी बिल्कुल। एक बच्चे समेत 4 आम नागरिक मारे गए थे। बहुत दुखद था। और उस घटना के बाद इराक ने ईरान से अपना राजदूत तक वापस बुला लिया था। उस घटना ने यह दिखाया था कि ईरान अपने मकसदों के लिए, मतलब पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इरबिल में मिसाइलें गिरी थीं और नुकसान भी हुआ था, तो ये हालिया ड्रोन, जिनसे इराक में कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ, ये इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसके कई पहलू हैं और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा, जैसे कि? देखिए, एक तो ये बगदाद सरकार पर एक तरह का दबाव है। ईरान ये दिखा रहा है कि वो इराकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकता है। अब बगदाद या तो अपनी सॉवरेनिटी जताए, विरोध करे, या फिर चुप रहे। हाँ, दबाव तो है। दूसरा, ऐसी हरकतों से अनजाने में कॉन्फ्लिक्ट भड़कने का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, अगर अमेरिका या इजराइल या कोई लोकल मिलिशिया ग्रुप जवाबी कार्रवाई कर देता, इराक तो सीधे लड़ाई के बीच में आ सकता था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरा, ये ड्रोन उड़ानें ऐसे समय में हुई जब ईरान समर्थित कुछ इराकी मिलिशिया समूह हों, जैसे कताइब हिजबुल्लाह, जो पहले भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते रहे हैं। उनकी एक्टिविटी भी बढ़ी हुई थी। अच्छा, तो एक कनेक्शन हो सकता है। हाँ, मतलब ये समूह ऐसी घटनाओं को अपनी ताकत दिखाने के मौके की तरह देख सकते हैं। और चौथा, ये इराक की जो डिप्लोमेटिक मजबूरी है उसको उजागर करता है। वो एक तरफ ईरान के दबाव में है और दूसरी तरफ उसके जो वेस्टर्न और अरब सहयोगी हैं, उनकी उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है। इन चारों बातों में से इराकी सरकार के फौरी तौर पर सबसे बड़ी चिंता कौन सी होगी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चिंता शायद यही होगी कि अनजाने में किसी बड़े संघर्ष में न घसीट लिए जाएं, और अपनी सॉवरेंटी, अपने आसमान पर कंट्रोल बनाए रखने की चुनौती।
किसी भी सरकार के लिए ये देखना कि कोई बाहरी ताकत उनके एयर स्पेस का ऐसे इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत असहज स्थिति होती है। सही बात है। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये ड्रोन उड़ानें अभी भी हो रही हैं? नहीं, फिलहाल तो और ड्रोन उड़ानों की कोई खबर नहीं आई है और न ही इलाक की तरफ से कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया हुई है। तो मतलब मामला अभी ठंडा है। हाँ, ऐसा लगता है कि बगदाद फिलहाल तनाव को और बढ़ने नहीं देना चाहता। लेकिन ये पूरी घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि इराक कितनी नाजुक स्थिति में है। एक ऐसा देश जो खुद तो शायद लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन बाहरी ताकतों के इस रीजनल खेल में उसका इस्तेमाल एक रास्ते की तरह, एक मंच की तरह हो सकता है। मध्य पूर्व में तनाव अभी भी काफी ज्यादा है, जहां उसे अपनी संप्रभुता बचानी है, बाहरी झगड़ों से दूर रहना है और अपने ताकतवर पड़ोसियों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कठिन जद्दोजहद है। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जी, क्या कोई देश वाकई इतने अस्थिर क्षेत्र में, इतने ताकतवर और आपस में उलझे हुए पड़ोसियों के बीच सही मायने में तटस्थ यानी न्यूट्रल रह सकता है? खासकर तब जब उसका अपना आसमान ही एक तरह का अखाड़ा बन जाए। इस पर सोचने की जरूरत है।